नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी नेट पर। मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। हमारे इस खास कार्यक्रम में द वॉर, पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने और बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं और वहीं अब उसे फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारी भरकम आर्थिक मदद मिल रही है। IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर तक का लोन देने की तैयारी में है और ये राशि IMF के मौजूदा बेल आउट पैकेज से 3 गुना बड़ी बताई जा रही है। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है और जून 2025 में वर्ल्ड बैंक से इस मुद्दे पर औपचारिक बातचीत करने की बात कही। भारत का स्पष्ट कहना है कि पाकिस्तान इस लोन का उपयोग आतंकवादी ढांचे को मजबूत करने और हथियारों की खरीद में करता आया है, न कि अपनी आर्थिक हालात सुधारने में। IMF खुद इस बात को मानता है कि वो पाकिस्तान को अब तक 28 बार फंडिंग दे चुका है, लेकिन नतीजे वही पुराने, खर्च बढ़ता है और आतंकवाद पनपता है। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अगली किश्त मंजूर की है, जो 7 अरब डॉलर के कुल पैकेज का हिस्सा है। अब तक पाकिस्तान को 2.1 अरब डॉलर मिल भी चुके हैं और IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान ने सभी आर्थिक मानकों को पूरा किया है, इसलिए लोन जारी किया गया। लेकिन भारत का सवाल अब साफ है, जब ये पैसे सीधे सेंट्रल बैंक में जाते हैं और वहां से सरकार उन्हें कभी भी निकाल सकती है, तो क्या गारंटी है कि वो रक्षा या आतंकी गतिविधियों पर खर्च नहीं होंगे? भारत इस मुद्दे को FATF में भी उठाने की बात कर रहा है और पाकिस्तान को दोबारा से एक ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की जाएगी। तो पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है और ऐसे में अब IMF के बाद वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को भारी भरकम लोन सैंक्शन कर रहा है और कहीं ना कहीं इस बात से भारत को पूरी तरीके से आपत्ति है और भारत ने इस बात में हस्तक्षेप करते हुए जून के महीने में वर्ल्ड बैंक से बातचीत करने को कहा है। इसी के साथ FATF में पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में भारत जुटा हुआ है। FATF में भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश में एक बार फिर लग गया है, क्योंकि IMF ये बात खुद मानता है कि पहले 28 बार उसकी जो फंडिंग है की गई है, लेकिन बावजूद इसके खर्चा वहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो आतंकवाद है वो ज़्यादा पनप रहा है। अब तक आपको बता दें, कई बार पाकिस्तान को फंडिंग की जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को जब भी फंडिंग होती है तो पाकिस्तान अपने मुल्क में विकास की जगह आतंकवादी संगठनों को इसकी फंडिंग करता है, ताकि आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वहाँ लगातार चलती रहें। तमाम देशों के ऊपर आतंकवाद के जरिए दबाव बनाने की जो मंशा है उसमें बैठा है पाकिस्तान, तो इसी का अब विरोध किया जा रहा है और अब पाकिस्तान को साफ तौर पर FATF में भी घेरने की तैयारी में भारत जुट चुका है। भारत अब FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने की बात कर रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान पहले भी कई दफ़ा FATF में ग्रे लिस्ट में जा चुका। आपको बता दें, FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि वो उन मुल्कों पर ध्यान देते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल जो लोन्स उनको मिल रहे हैं वो उस लोन को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की गलत तरीके पाए जाते हैं किसी मुल्क में, अगर उस लोन में फाइनेंशियल स्कीम में कोई कमियां पाई जाती हैं या फिर उस लोन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो तमाम ऐसी लिस्टें हैं जिसमें FATF उन जो कंट्रियां हैं उनको डाल देता है। तो ऐसे में पाकिस्तान पहले कई दफ़ा ग्रे लिस्ट में जा चुका है और अब एक बार फिर से पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत कर बैठा है, और उसके बाद ये दूसरी बार है। 22 तारीख को पहलगाम में जब हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने लोन लिया था और अब IMF के बाद वर्ल्ड बैंक से दूसरी बार लोन ले रहा है पाकिस्तान। महीने भर के अंदर अब 2 बार पाकिस्तान को लोन लेने की जरूरत पड़ गई है। तो इसको लेकर भारत सरकार है वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है और पहले IMF को भी बोला गया था कि वो इस चीज़ की मॉनिटरिंग करें कि ये जो लोन दिए जा रहे हैं इनका क्या इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। और अब जब वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये लोन दिया जाएगा, तो इसको लेकर के अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक बार फिर से हस्तक्षेप किया है। भारत ने साफ तौर पर जून महीने में वर्ल्ड बैंक से बातचीत करने को कहा है। इस पूरे फंड पर भारत सवाल उठा रहा है। भारत अब इस पूरे मामले को FATF में भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारियां पूरी तरीके से जुट चुका है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके के तनाव हैं, ऐसे में ये जो फंडिंग पाकिस्तान को मिल रही है अब कहीं ना कहीं फंडिंग जोखिम में है। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीतिक राजनीति के साथ साथ जो रणनीति भी है, तमाम तरीके की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को भी भारत अब इस्तेमाल कर रहा है, ताकि पाकिस्तान को ये जो फंडिंग है, ये जो आर्थिक मदद लगातार मिल रही है जिसका इस्तेमाल वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है, वो पूरी तरीके से रुक जाए। तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब दूसरी बार ये फंडिंग की जा रही है।
आईएमएफ का इस मामले में साफ कहना है कि जो पाकिस्तान के टर्म्स और कंडीशन थे, आईएमएफ के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, उस पर पाकिस्तान खरा उतरा है। इस वजह से उसको ये किस्त जारी की जा रही है। 2.1 अरब डॉलर का अब तक जो आर्थिक मदद है वो पाकिस्तान को मिल चुका है और अब एक बार फिर से पाकिस्तान को ये मदद पहुंचाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये अब भारत इस मामले में पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके जो पाकिस्तान की करतूत है उसको उजागर करने के लिए हमने देखा किस तरीके से डेलीगेशन को भी भेजा गया है। यही वो तमाम बातें हैं जिनके मद्देनज़र भारत ने ये कड़े एक्शन उठाए हैं। तो और तमाम गतिविधियां जिनके मदद से पाकिस्तान अपनी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देता है, इन सभी चीज़ों पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगाने के लिए अब भारत पूरी हथकंडे अपना रहा है। और अब आईएमएफ के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ठीक, तो इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। मेरे साथ सुनील मिश्रा इकोनॉमिस्ट मेरे साथ हैं और मेरे साथ पवन विजय, डॉक्टर पवन विजय विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का टीवी 100 पर। सबसे पहले मैं सुनील मिश्रा जी आपका रुख करता हूं। पाकिस्तान को आतंकवाद में बढ़ावा देने की बात अब विश्व स्तर पर भारत रख रहा है, अपने तमाम डेलीगेशंस भेज दिए गए हैं, लेकिन इन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे मजबूत चीज है वो है आर्थिक रूप से मजबूत होना। सुनील जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी भाई, जी नमस्कार। आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल। मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान को फंडिंग रुक नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से फंडिंग पाकिस्तान को मिलती है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो विश्व में यह साबित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ सकता। भले हम लोग किसी भी तरीके से उसके खिलाफ कोई भी मोर्चा करें, किसी भी तरीके से हम लोग वर्ल्ड फोरम पे इस बात को रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं वो पाकिस्तान को कभी बेल आउट पैकेज देने की बात करते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक तैयार हो जाता है पैसे देने के लिए, और कभी आईएमएफ तैयार हो जाता है, जिसका पर्पस था कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पैसे दे। अगर वर्ल्ड में किसी भी देश में कुछ इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आईएमएफ का फर्ज बनता है कि नहीं, उसको उस स्थिति से संभाले जिससे कि वो आर्थिक जो रुकावट आ रही हो उसको कहीं ना कहीं उसको दूर करके और आगे बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान जब भी पैसा लेता है, जब भी वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ या किसी और संस्था से पैसा लेता है, तो उसका जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी आतंकवादी गतिविधि में या फिर हथियार खरीदने के लिए खर्च करता है। पिछली बार जब आईएमएफ से $1 अरब मिला तो तुरंत उसने अमेरिका के साथ और जो उसके सहयोगी देश हैं चाइना और तुर्की, उनके साथ किसी न किसी तरीके से हथियारों की डील की। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो बड़े देश हमारे साथ मिलकर कहते हैं कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे,
लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं कि भाई जो आतंकवाद का आका है, जिसको आतंकवाद बहुत ही प्यारा है, उसको कहीं ना कहीं संभालने की जरूरत है, कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। और सुधारने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि उसको जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको कहीं ना कहीं रोकी जाए, क्योंकि जब तक उसको आर्थिक सहायता मिलती रहेगी वो इसी तरीके की एक्टिविटी में अपने पैसे को लगाता रहेगा। और टेररिस्टों को जो फंडिंग अवेलेबल कराते हैं, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं ना कहीं सबको पता है कि आतंकवाद पाकिस्तान में फलता फूलता रहा है और फलता फूलता रहेगा, क्योंकि सरकार कभी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ नहीं सकती, आतंकवाद के खिलाफ नहीं जा सकती। जी ठीक है, मेरे साथ पवन विजय जी हैं, विदेश मामलों के खास जानकार हैं। पवन जी, जिस तरीके से आईएमएफ को पहले भी भारत ने कहा था कि आप इस चीज़ की मॉनिटरिंग करें कि ये जो आप फंड दे रहे हैं इसका इस्तेमाल पाकिस्तान किस चीज़ में करेगा, लेकिन बावजूद इसके अब दूसरी बार महीने भर के अंदर ही दूसरी बार पाकिस्तान को इस तरीके की किस्तें जारी हो रही हैं, इसका विरोध पूरी तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? पवन विजय जी, आपका माइक म्यूट है आपकी तरफ से, इसे एक बार अनम्यूट करें आप। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो। जी पवन विजय जी, कंटिन्यू करिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हर ओके। पवन विजय जी, आपने सुना मैंने आपसे सवाल क्या किया था, या मैं दोहराऊं से? आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि 22 तारीख को पहलगाम का हाँ हमला हुआ था और उसके बाद तमाम हाँ। कोशिशें पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान को दूसरी बार फंडिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा भी दे रहा है लेकिन उसको फंडिंग भी लगातार की जा रही है। देखिए ऋतिक जी, जी टीवी 100 के सभी जो दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जी दरअसल अगर आप ये सोच रहे हैं कि आतंकवाद का जो स्रोत है वो पाकिस्तान है, तो यह एक अर्ध सत्य है। यह पूरा सत्य नहीं है कि पाकिस्तान का जो स्रोत है वो पाकिस्तान है। आतंकवाद का जो स्रोत है वो पाकिस्तान है। आतंकवाद का जो आधा स्रोत है वो तमाम विकसित देश हैं जो अपने हितों की पूर्ति करने के लिए पाकिस्तान जैसे तमाम जो रेडिकल कंट्रीज हैं उनकी मदद लेते हैं, उनको एज अ टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो शांति और सुखपूर्ण जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, मैं उन सभी से कह रहा हूं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुम्हारी सरकार और सेना में बैठे कुछ लोग तो है ही, और जो ये सहायता के नाम पर तुम्हें आईएमएफ से या जो है वर्ल्ड बैंक से जो ये सहायता राशि आ रही है, तो ये सहायता राशि पाकिस्तान के विकास में खर्च नहीं होने वाली है। ये उन आतंकी गतिविधियों को वाबस्ता चलाने के लिए दी जा रही है जिनके लिए पाकिस्तान में पैसे की कमी आ रही है। आप याद करिए कि 2008 में जो FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, अभी 2022 में उसको उस लिस्ट से निकाला गया। निकालने के बाद तुरंत पाकिस्तान ने फिर क्या किया, आतंकी गतिविधियां उसने शुरू कर दी। एक्चुअली में अगर आप विदेश नीति का पैटर्न डिकोड करें पाकिस्तान का, तो आपको दिखेगा कि जब जब विश्व में कोई भी आतंकी गतिविधि हुई है तो उन गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ रहा है, और वो गतिविधियां करा करके पाकिस्तान जो पश्चिमी देश हैं उससे पाकिस्तान ने पैसे हटने की कवायद की है। जब 9/11 हुआ तो मुशर्रफ सबसे आगे अमेरिका का बाजा बजाने में लगे हुए थे, और अमेरिका ने आतंकवाद रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के नाम पर पाकिस्तान को खूब फंड दिया, और अंत में निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से पाकिस्तानी जो अमेरिकन आर्मी ने उसको गिरफ्तार किया। तो पाकिस्तान इज शेल्टर ऑफ द टेररिस्ट, पाकिस्तान आतंकियों का शेल्टर है, और उस शेल्टर के माध्यम से जो पश्चिमी देश हैं वो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हेमिस्फीयर के जितने भी देश हैं, भारत समेत
तमाम वे देश जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करने का, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करने का काम अमेरिका में बैठे कुछ लोग करते हैं। और वो जो लॉबी है वो आईएमएफ में भी है, वो जो लॉबी है वो वर्ल्ड बैंक में भी है। तो वहां से वो पैसे इसलिए देते हैं ताकि आतंकी गतिविधियां बदस्तूर जारी रहें, ताकि भारत जैसे जो विकसित देश होने की कगार पर हैं उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाए। आप देखिए तमाम तरीके के सर्वे किए जाते हैं, कभी हैप्पी इंडेक्स का सर्वे किया जाता है, कभी कुछ और सर्वे किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान समेत बांग्लादेश और तमाम जो ऐसे देश हैं जहां पर भुखमरी बदहाली व्याप्त है, उन देशों को हैप्पी इंडेक्स में ऊपर जो है स्थान दिया जाता है। तो ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनको ये बताया जाए, देखो तुम कितने खुश हो, तुम्हारे साथ रहकर कितने खुश हो, तुम्हारा हम ही एकमात्र उद्धारक हैं। आप याद करिए कि 2022 में जब इसको ग्रे लिस्ट से निकाला गया तो लोगों को लगा कि नहीं, अब पाकिस्तान जो है आतंकी जो गतिविधियां उसमें कमी आएगी, लेकिन कोई कमी नहीं आई। और ये जो आतंकी गतिविधि है ये तब तक चलेगी जब तक वो पैसा मिलता रहेगा। पैसा जिस दिन रुक गया उस दिन आतंकी गतिविधि रुक जाएगी। उस दिन वाकई में जो पाकिस्तान है वो सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ेगा। पैसा मिलता है, वो कटोरा भिखारी देश है, वो कटोरा लेकर के खड़ा हो गया, सब लोगों ने पैसा डाला, तो जो पैसा डालेगा उसके हिसाब से पाकिस्तान काम कर रहा है। इसमें पाकिस्तान की न सत्ता में कोई अकाउंटेबिलिटी है, न उसके सैन्य शासन में कोई अकाउंटेबिलिटी है। जनता भी पपेट को चुनती है, चुनते किसी की और को, सत्ता सरकार किसी और को बन जाती है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि आप जो है जो सपाट अगर देख रहे हैं कि आतंकी गतिविधियां रुकें या जो ड्रग्स की जो तस्करी है वो रुके, पाकिस्तान के माध्यम से जितने भी अवांछित गतिविधियां सीमा पार से की जाती हैं वो रुके, तो ऐसा ना पश्चिमी देशों में बैठे कुछ लोग नहीं चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन ये सत्य है, ये मेरा अध्ययन कहता है कि विकसित देश ये नहीं चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो या भारत अपने पड़ोसी देशों से मिल करके रहे। वे तमाम ऐसी कोशिशों में लगे होते हैं ताकि जो भारत के बॉर्डर पर और भारत का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो उसके लिए आईएमएफ के थ्रू बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में उसको पैसा मुहैया कराया, उसको जो है शस्त्र मुहैया कराना, उसको भांत तरीके से उसको जो है स्ट्रेंथन करना ताकि वो भारत को अस्थिर कर सके। ऐसा जो है मेरा मत है। ठीक है, आलोक साय जी मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आलोक जी बहुत स्वागत है आपका टीवी नेट पे। जी नमस्कार। आलोक जी, पाकिस्तान को हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधियां हैं वो कई दशकों से नहीं रुक रही है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बढ़ावा देती है आतंकियों को आगे बढ़ाने के लिए वो है फंडिंग, और ये फंडिंग नहीं रुकती। एक दो बार बीच में ये ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, उसके बाद ये फंडिंग फिर चालू हो जाती है। इस पर आपका क्या कहना, आपका क्या नजरिया? देखिए, मुझे लगता है कि पिछली जो गतिविधियां हो रही हैं, अमेरिका कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान का। ये अमेरिका जिस तरह से ट्रंप ने इंटरवीन किया पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को उन्होंने लिटरली खरीद लिया होगा कि चलो हम तुमको बेल आउट करते हैं और बदले में तुम हमारा कुछ खास जगह पर साथ दोगे। हमें ऐसा लगता है कि जियो पॉलिटिक्स में जो बदलती परिस्थितियां हैं, खास करके ईरान के मद्देनजर, ईरान और चीन के मद्देनजर, चीन जिस तरह से अपने पैर फैला रहा है पाकिस्तान के अंदर, या तो वहां पर उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को फुटहोल्ड चाहिए पाकिस्तान में, या ईरान के अगेंस्ट जो ऑपरेशन प्लान हो रहा है उसमें पाकिस्तानी एयरबेस की जरूरत पड़ेगी अमेरिका और इजराइल, या तो ये उसकी तैयारी हो रही है। और इसीलिए आप ये एक पैटर्न देखेंगे कि अमेरिका कूद करके पाकिस्तान के खुले फेवर में आ गया है और काफी कुछ उसको सहायता दे रहा है। आईएमएफ का जो लोन उसको दिया गया उसमें उसने मदद की, अपने वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सपोर्ट लेकर के वो लोन अप्रूव किया गया। और अब देखिए वर्ल्ड बैंक का जो लोन है उसमें भी अमेरिका उसको मदद करेगा कि वो लोन उसका रुके नहीं। और ये जो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो उनको लोन देती रही हैं। चीन लोन देता रहा है, यूएई लोन देता रहा है, सऊदी अरेबिया देता रहा है, पेरिस क्लब एक है वो देता रहा है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक देता रहा है। तो ये जो लोन देने की प्रक्रिया है ना, ये किसी न किसी स्वार्थ के तहत की जाती है।
और जैसा कि हमारे पिछले प्रवक्ता ने भी बोला कि ये इनका स्वार्थ होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो इन देशों का इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान का बहुत ही बुरी तरह इस्तेमाल होने वाला है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। होगा कुछ दिनों में बातें और क्लियर हो जाएंगी और स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। जी हाँ, ठीक है। पवन विजय जी मेरे साथ बने हुए थे, लगातार हम सुन रहे थे पवन विजय को। पवन जी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि पाकिस्तान ये दर्शाता है कि वो जो पैसा ले रहा है वो अपने जो जनता है, जो आवाम है, उसका विकास करने के लिए पैसा ले रहा है। लेकिन 28 बार आईएमएफ ने भी ये चीज बोली है कि हमने 28 बार आपकी फंडिंग की है, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है कि खाली आतंकवाद पनप रहा है। तो 28 बार अगर वो देख रहे हैं तो उसके बावजूद कोई कड़ा कदम तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। देखिए, अभी जब पहलगाम पर हमला हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो उसमें जितने लोग मरे हैं उन सब के यहाँ पैसा पहुंचाना पाकिस्तान की मजबूरी हो गई। उसके पास पैसा है नहीं, इवन उसके पास जो है अपने सारे जो उसके नागरिक हैं उसको खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है, पानी पिलाने के लिए पैसा नहीं है। तो अब उसने ट्रंप की तरफ देखा, ट्रंप से उसने अनुनय विनय किया। तो ट्रंप को लगा, ट्रंप चूंकि अमेरिका में बिजनेस फर्स्ट है, वो व्यापारिक देश है, उसके पास कोई इस तरीके से कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो देखे कि न्याय और अन्याय की क्या बात चल रही है। वो विशुद्ध बिजनेस देश है। तो हम लोग जो ये सोचते थे कि अमेरिका में ट्रंप आ गया है तो जो रेडिकल थॉट या रेडिकल आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में जाएगा, तो नहीं, वो बिजनेस देश है और ट्रंप भी बिजनेस पर्सन है। तो उसने ये देखा कि पाकिस्तान को हम उसके साथ सौदेबाजी करते हैं। तो अभी जैसा कि शायद सर कर रहे थे कि ईरान ईरान को लेकर के अमेरिका के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उसके लिए सबसे जो अच्छा सहयोगी है वो पाकिस्तान हो सकता है। और मैं एक और आपको बात करना चाहता हूं, जो 1980 के दशक में अफगानिस्तान का हाल रशिया और अमेरिका ने मिलकर के किया कि कोई जो है वहां पर हवाई अड्डे बना रहा है, कोई इसको गेहूं दे रहा है, कोई इसको जहाज दे रहा है। क्यों दे रहा था? अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना था, और इसके अलावा और तो कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और आखिर में अफगानिस्तान को रेडिकल लोगों के हाथों में छोड़ करके वो लोग चले गए। अफगानिस्तान बिल्कुल खस्ता हाल स्थिति में इस समय है। यही सेम पैटर्न पाकिस्तान में दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान में चाइना और अमेरिका अब ये दोनों लगे हुए हैं और पाकिस्तान दूसरा अफगानिस्तान बन गया है। तो पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, अमेरिका उसका तिगुना चौगुना उसकी जो है कीमत लेकर के फिर पाकिस्तान को छोड़ेगा। यही चीज चाइना कर रहा है। चाइना ने जो ऑक्युपाइड कश्मीर है तो उसका एक हिस्सा उसने ले लिया। चाइना ने पाकिस्तान में हर जगह अपने इन्वेस्टर्स घुसा दिए हैं, हर जगह वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे चाइना पाकिस्तान को शिकंजे में ले रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को शिकंजे में ले रहा है। पाकिस्तान के पास भूजी भांग नहीं है, घर में उसके पास कुछ नहीं है, और वो अपने आप को धीरे धीरे करके अमेरिका और चीन के हाथ में गिरवी अपने आप को रख रहा है। इस समय अगर पाकिस्तान में वाकई में कुछ बुद्धिजीवी लोग बचे हों तो उनको चेत जाना चाहिए कि पाकिस्तान इज नाउ बिकमिंग नेक्स्ट अफगानिस्तान। क्या आप अफगानिस्तान वाली स्थिति जो है पाकिस्तान की जनता स्वीकार करेगी? और आप एक बार और देख लीजिए, एक बात और आपको दिखाई देगी कि जो अफगानिस्तान है वो भी पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। इधर बलूचिस्तान में भी जो इंटरनल अनरेस्ट हो रहा है वो हो रहा है। तो पाकिस्तान बहुत ही बुरी गत में है, और ऊपर से ये जो कर्जे इसके ऊपर लादे जा रहे हैं, इसके जरिए ये जो पश्चिमी देश हैं, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग जो अरब कंट्रीज हैं, ये पाकिस्तान के जो सारे संसाधन हैं, मुझे नहीं पता है कि पाकिस्तान में जो मिनरल की सिचुएशन है वो क्या है, वहां पर लोहा, कोयला, सोना, चांदी, हीरा मोती कितना निकलता है, लेकिन जो भी संसाधन है ये सारे जो देश पाकिस्तान को आज पैसा दे रहे हैं ये उनके सारे संसाधनों को खा जाएंगे। तो पाकिस्तान टोटली कोलैप्स होने की सिचुएशन पर आज खड़ा है। ठीक है, सुनील मिश्रा जी मेरे साथ अर्थशास्त्री हैं। सुनील जी, आपने सुना और विजय जी अभी कह रहे थे कि ये जो देश हैं, जो ये बैंक्स है जिनके जरिए पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, फंडिंग मिल रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद ही धीरे धीरे दलदल में घुसता जा रहा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे जा रही है। अगर देखा जाए तो डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तान की करेंसी है
वो पिछले 4-5 साल में बहुत नीचे चली गई है। तो कहीं ना कहीं उसको ये भी डर है कि पब्लिक जो है किसी न किसी दिन जो सरकार के खिलाफ बगावत कर लेगी। तो उसके लिए उनको है कि किसी न किसी तरीके से झुनझुना पकड़ाना है। कहते हैं ना कि कर्ज लेकर घी पीना, ये पाकिस्तान की आदत हो गई है। लेकिन वो घी पीना तो ठीक है, अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को सही करना तक तो ठीक है, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को खराब करने के साथ साथ ही पूरे विश्व के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। और वो कहते ना, किसी ने कहा कि हर जख्म मुझको दवा लगते हैं आज, पहला भूल जाता हूं दूसरे के बाद। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की यही आदत हो गई है कि वो उसको एक कर्ज लिया, दूसरे कर्ज के बारे में सोचना शुरू कर देता है, दूसरा कर्ज लिया, तीसरे के बारे में सोचना, और उसको आसानी से कर्ज मिल भी जाता है। कहीं ना कहीं इसके लिए विश्व के जो तमाम बड़े देश हैं वो दोषी हैं। चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरफ से उसको सपोर्ट करता आया है। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट है उसमें अमेरिका की जो नीति है वो कहीं ना कहीं विश्व को एक चिंता में डाल रही है, और भारत को वो निश्चित तौर पे उससे चिंता है, क्योंकि भारत आईएमएफ का बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है, और उसको इग्नोर करके, कहीं ना कहीं उसकी आपत्ति को दरकिनार करके पाकिस्तान को कर्ज देना ये सही बात नहीं है। और ये निश्चित तौर पे पाकिस्तान क्या करेगा कि जैसे ही उसको पैसा मिलेगा वो फिर से अमेरिका और चीन के पास जाएगा कि भाई मुझे हथियार दीजिए, मुझे इस तरीके के जो सिस्टम है, डिफेंस से रिलेटेड जो डील होंगी वो बढ़ेंगे। और अमेरिका को तो दोनों तरफ से फायदा है, चाइना को भी दोनों तरफ से फायदा है। कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ तो उनको वो पैसा देता है और दूसरे ही दिन कहता है कि भाई ठीक है आप आ जाओ, मेरे पास हथियार लेके जाओ। तो ये निश्चित तौर पे विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता की सिचुएशन है। बाकी के देश तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उस बिजनेस के चलते ये लोग गर्त में डालते जा रहे हैं, और पाकिस्तान को ये दिख भी नहीं रहा है कि वो किस दशा में पहुंचने वाला आने वाले समय में। आलोक साही जी मेरे साथ है, विंग कमांडर। आलोक जी, पाकिस्तान कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब कर्जे में जाता जा रहा है, क्योंकि जहर उगलने की आदत पाकिस्तान की पूरी तरीके से है। हालांकि हालत ऐसी है कि अगर अब लोन भी लिए जा रहे हैं तो शायद देश के विकास में, देश की पढ़ाई में, हॉस्पिटैलिटीज में लगाता, लेकिन वो अभी भी इस्तेमाल इन जो लोन्स का है मेरे हिसाब से वो उसी चीज में करेगा, हथियार लाने में। क्योंकि ये जो सीज फायर भी हुआ है शायद वो इस समय का यूटिलाइज करेगा भारत के बराबर में आने के सोचने के लिए। देखिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, उससे हथियारों की होड़ तो लगेगी, और पाकिस्तान को भी कई हथियारों की जरूरत पड़ेगी बुरी तरह से। और इसीलिए पाकिस्तान पूरे हाथ पांव मार रहा है और अपने आकाओं के पैर पकड़ रहा है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोन सैंक्शन हो। ये पूरा एक नेटवर्क तैयार हुआ है पाकिस्तान को मदद देने के लिए, मिलिट्री मदद उसको कैसे पहुंचे। भारत ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। FATF में ग्रे लिस्ट से जो हटाया गया था अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को, तो भारत ने भी अब डॉसियर काफी तैयार किया हुआ है और ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है FATF को कि हम एप्लीकेशन देने जा रहे हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, और उसकी डॉसियर तैयार की जा रही है। काफी पुख्ता सबूत इकट्ठे किए गए हैं ये साबित करने के लिए FATF में कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से इन फंडों को आतंकवादी संगठनों की तरफ डाइवर्ट करता है और उनको सहायता देने में इस फंड का मिसयूज करता है। ये साबित करने के लिए डॉसियर अगर काफी क्रेडिबल तरीके से तैयार होकर FATF में पहुंचता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। हो सकता है पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट में आ जाए, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के समीकरण बन रहे हैं, पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, वो एक ऐसा है कि वहां पर फुटहोल्ड बनाना चाहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि देखिए, चीन को अगर काउंटर करना है इनको, तो भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं है कि भारत इनको अपना जमीन दे देगा अपने सैन्य अड्डों के लिए या जहाज के ऑपरेशन के लिए। पाकिस्तान दे सकता है अगर पाकिस्तान को आप अपने पूरे कंट्रोल में कर लें। ईरान पर आक्रमण के लिए डायरेक्ट जो एयर एक्शंस होंगे, एयर ऑपरेशंस होंगे, उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की प्रॉब्लम है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इनको एक नजदीक एयर बेस चाहिए एयर ऑपरेशंस के लिए, और वो पाकिस्तान बहुत ही सुटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो अमेरिका और इजराइल को उस तरह से सामरिक रूप से
खुले रूप से इजाजत दे देगा अपने जहाजों के ऑपरेशंस के लिए, जो कि पाकिस्तान दे सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे पाकिस्तान का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इधर चीन कर ही रहा है, चीन के कर्जे में पाकिस्तान बुरी तरह से डूब चुका है। हथियार जिस तरह से चीन दे रहा है उसको कंसेशनल रेट्स पे, तो इससे भी साफ है कि चीन जो है वो पाकिस्तान को अपना पपेट बनाना चाहता है। जैसे उसने अभी JF-35 का ऑफर दिया है और बोल दिया कि हम 50% कंसेशन कर देंगे। मैंने तो इस तरह की डील विश्व में अभी तक हम लोगों ने कहीं नहीं सुनी थी कि कोई कंट्री जो है अपना सबसे वैल्यूएबल स्टील्थ फाइटर 50% कंसेशन पे किसी दूसरे को दे। तो आप समझिए कि वो कितना महत्वपूर्ण वो देश उसके लिए है कि वो अपने कॉस्ट पर उसको देने को तैयार है। इसका मतलब आगे आने वाले समय पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होंगे और वो अमेरिका और चीन के शिकंजे में इस तरह से जकड़ा हुआ होगा कि वो फिर निकल नहीं सकता है। तीसरी बात एक और बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की वही हालत होगी जो सीरिया की है हुई। सीरिया में जब विभिन्न जो विदेशी ताकतें हैं, सुपर पावर्स, इन्होंने अपने अपने पॉकेट्स बना लिए थे, अपने अपने इन्फ्लुएंस बना लिए थे, इनकी अपनी आर्मी हो गई थी और ऐसा वहां गृह युद्ध चला कि सीरिया खंड खंड में बिखर गया। और वही स्थिति आप देखिए पाकिस्तान की भी धीरे धीरे बनती हुई नजर आ रही है। उधर बलूचिस्तान, इधर सिंध, दोनों खड़े हो रहे हैं इसके खिलाफ। इधर POK भी झंडा उठा के खड़ा हो गया है, विदेशी ताकतें उसको जकड़ रही हैं। तो हमें लगता है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र का एक दूसरा सीरिया बनने जा रहा है। जी हाँ, ठीक है। मेरे साथ पवन विजय जी हैं। पवन जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरीके के चक्रव्यूह में पाकिस्तान धीरे धीरे घुसता जा रहा है, उसे पता भी नहीं कि बाहर कैसे निकलना है, लेकिन वो चक्रव्यूह में जरूर फंस रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, ये भारत के लिए भी चिंता की बात है कि पड़ोस में उसके तमाम विश्व की शक्तियां इन्वेस्ट कर रही हैं और एक्टिव हो रही हैं, तो भारत के लिए भी खतरे की बात है। अभी विंग कमांडर साहब जो बात कर रहे हैं उसको सुनकर के हमको हंसी आ रही है कि चाइना उसको 50% पर एमिशन की सप्लाई कर रहा है। तो मुझे लगता है चाइना के लिए भी एक ये अवसर है कि वो पाकिस्तान को अपने ऐसे उपकरण दे जो वहाँ चलते ही नहीं, जैसे उसने जो डिफेंस सिस्टम दिया और जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया हमारी मिसाइल्स को, तो चाइना अपने कबाड़ को भी 50% दाम पर वो पाकिस्तान को बेच रहा है। जो मूल बात है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है, विदेशी जो देश हैं, तो वो पाकिस्तान को अपना बेस बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान चूंकि बहुत ही कमजोर राष्ट्र हो चुका है, आंतरिक संघर्ष है, सत्ता और व्यवस्था में, सेना में आपस में जो है सामंजस्य नहीं है, तो ये बहुत ही उत्तम अवसर है कि यहाँ पर जो ट्रंप है या जो दूसरे जो देश हैं, तुर्की है, चाइना है, वो अपना प्रभाव यहाँ पर स्थापित करे। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डिप्लोमेटिक पर्सन्स हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि हम पाकिस्तान को लूप में लें, चूंकि IMF है, उसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC है, वर्ल्ड बैंक है, सब पर अमेरिका का होल्ड है। तो अमेरिका ने पहले IMF के थ्रू इसको लोन दिलवाया, अब वर्ल्ड बैंक के थ्रू अगले 10 वर्षों में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन देगा। तो ये बहुत अच्छी बात अभी शाह साहब ने बताई है कि भारत ने वो डोजियर भिजवाए हैं ताकि उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो भारत को बहुत ही सतर्कता पूर्वक वहां पर होने वाली हर गतिविधि पर ध्यान देना है। और साम दाम दंड भेद जो हमारे वैदेशिक नीति के बहुत पहले के हिस्से रहे हैं, जो शार्टगुडे नीति है, जो चाणक्य के समय से चली आ रही है, तो उन नीतियों के सहारे वर्तमान में जो जियोपॉलिटिकल जो इंफॉर्मेशन है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उनके हिसाब से पाकिस्तान पर कड़ी निगाह रखे कि वहां पर कौन क्या कर रहा है। क्योंकि एक बार अगर उनका अड्डा वहां पर बना तो भारत के लिए पाकिस्तान में घुस करके मार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ से अगर कोई हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका ने इन्वेस्ट किया हो, तो अमेरिका के उस टेरिटरी में, उस जगह पर जहां पर उसने इन्वेस्ट किया हो, वहां पर हमारी कोई मिसाइल्स गिरे, या टर्की ने जो किया है वहां पर हमारी मिसाइल्स गिरे, या चाइना ने जहां किया है वहां पर हमारी मिसाइल्स गिरे, तो हम एक साथ 3-4 देशों के मध्य में फंस जाएंगे। तो अब सिचुएशन भारत के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। हम एक अस्थिर पाकिस्तान हमारे बगल में है, एक जो है भिखारी पाकिस्तान हमारे बगल में है,
तो उसका असर हमारे देश पर पड़ेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो अब भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए, अपनी गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करते हुए, अपनी वैदेशिक नीति को मजबूत करते हुए एक साथ कई मुद्दों पर लगातार काम करने की जरूरत है। ठीक है, सुनील जी मेरे साथ अर्थशास्त्री हैं। सुनील जी, पाकिस्तान को फंडिंग तो लगातार मिल जा रही है कि आप फंडिंग लीजिए और अपने देश में इस्तेमाल कीजिए इसका विकास के लिए, लेकिन वो कर नहीं रहा है। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो फंडिंग इसे हो रही है, आपके नज़रिए से इससे भारत को कितना ज़्यादा खतरा है? बिल्कुल, जिस तरीके से फंडिंग हो रही है, चाहे आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, अगर वो पैसे देते हैं और जिस तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ अगर देखा जाए तो भारत लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है, चाहे 26/11 के बाद की सिचुएशन हो, पहलगाम की बात हो या पुलवामा की बात हो, लगातार भारत ने आतंकवादी देश पाकिस्तान की काली जो सच्चाई है वो विश्व पटल पर रखा है। तो हमें एक तो सचेत रहना है, क्योंकि विश्व में जो एजेंसियां, इस तरीके की जो एजेंसियां हैं, उनको भी हमें पाकिस्तान की जो गतिविधि है उससे आगाह करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब स्थिर होगा, ये एक बहुत बड़ा सपना जैसा है। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन जो हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं, जिस तरीके की सिचुएशन है वहां पे, कहीं ना कहीं वो आर्थिक कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत 1-2% लोकतंत्र बचा हुआ है वहां, आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि वो भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज होगा, क्योंकि जिस तरीके से गृह युद्ध के चांसेस हैं। तो अगर उसको आर्थिक रूप से अगर हम लोग कमजोर करने में सफल हो गए, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो खर्च है आने वाले दिनों में, हमारे पास जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया पे अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने में लगेगा, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगेगा। और लगातार इस पे खर्च बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों को ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए और ज्यादा रक्षा बजट के लिए जो त्वरित इक्विपमेंट वगैरह हमें खरीदने हैं उसके लिए सैंक्शन किया है। तो कहीं ना कहीं हम अपना जो डिफेंस पे अपना खर्च हम बढ़ाते जा रहे हैं, और मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम एक तरफ चाइना से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है हमारे, दूसरी देखा जाए तो बांग्लादेश से भी अभी वर्तमान में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो शुरू से ही, अगर 1947 के बाद से अगर कोई लगातार हमें सिक्योरिटी वाइज अगर हमें थ्रेट देता रहा है, कहीं ना कहीं हमें मुश्किल में डालता रहा है, तो वो पाकिस्तान है। और सबसे मजेदार चीज की जो विश्व के जो मजबूत देश हैं वो जानते हैं कि आतंकवाद कहाँ पनपता है, फिर भी उसकी मदद कर रहे हैं, भले ही उनको लगता है कि कम समय के लिए कि उनको उनका हित छुपा हुआ है, लेकिन ये विश्व के लिए बहुत मुश्किल समय है। और अमेरिका को इस बात को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर स्थिति सही नहीं रही, पाकिस्तान में इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां होती रही, तो भविष्य में वो न तो अमेरिका के लिए सही है, न तो चाइना के लिए सही है। चाइना निश्चित तौर पे मुनाफा चाहता है, और कहीं ना कहीं अमेरिका की नीति भी यही रही है कि बिजनेस करो। चाइना भी बिजनेस अपनी पॉलिसी पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, उसके लिए कोई देश मित्र नहीं है। यही हाल अमेरिका का है। अमेरिका कभी भी हमारा साथ डायरेक्ट रूप से हमारा साथ नहीं दिया है। जब उसको जरूरत होती है तो हमारे साथ भले कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि नहीं भाई अब जो है भारत से कोई मतलब नहीं है, जैसा कि अगर अभी हम लोग रिसेंट में देखे हैं तो पहलगाम के बाद, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो नीति है ना वो बहुत दोहरी नीति है। एक तरफ तो वो कहता है कि नहीं हम विश्व में शांति चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो हथियार बेचने का होड़ लगा रहा है। कहीं ना कहीं वो अलग अलग कंट्री में आप देखिए, पिछले अगर जो 2-3 उसकी डिफेंस डील हुई हैं, उसका बहुत विश्व पे व्यापक असर पड़ेगा, और सभी लोग कहीं ना कहीं हम लोग
डिफेंस की तरफ, अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे और पैसा खर्च करेंगे। और निश्चित तौर पे अभी भी उनको लगता है कि नहीं, मतलब अमेरिका को लगता है कि वो सबसे ज्यादा हथियार बेच सकते हैं। और एक झटका जरूर लगा है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें जो हैं वो बहुत कारगर साबित हुई हैं। तो आने वाले दिनों में हम आयातक हम तो बिल्कुल से सुनील जी, ये हकीकत है अलग कि हटकर हम निर्यातक की तरफ बढ़ रहे हैं जी। हम तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हम तो अपने आप में कितनी मजबूती लेके चल रहे हैं, हम तो खुद घर में ही उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ से सामान, राशन पानी चाइना से खरीद रहा है, उसकी तो बात पूरे विश्व में पता है, विश्व विख्यात है चाइना के बारे में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मेरे साथ आलोक सहाय जी विंग कमांडर हैं। आलोक जी, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरे देश में उजागर हो रखी है, लेकिन भारत की तरफ से एक बात जरूर बोली जाती थी कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब सवाल जरूर खड़ा होता है कि पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण माहौल में जिस तरीके का रवैया अमेरिका ने हमें दिखाया है, वो कहीं ना कहीं एक तनावपूर्ण जरूर है हमारे लिए। देखिए, अमेरिका हमारा दोस्त है ऐसा कोई पॉलिटिकल शिफ्ट हमारे ये में नहीं हुआ था। हमारे में क्या पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, वो ये था कि पहले हम जो सिर्फ रूस पर निर्भर करते थे, हमने अब अपने संबंध थोड़े पश्चिमी देशों से और अमेरिका से भी अच्छे करके हमने ये निर्णय लिया था कि हम पश्चिमी देशों से भी सामान, हथियार खरीदेंगे जो अच्छे सामान है, अच्छे हथियार हैं। क्योंकि हमने एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस मेंटेन किया। आप देखिए कि हमने रूस के साथ भी संबंध खराब नहीं किए। रूस के साथ हमने रूस को बहुत गाढ़े समय में मदद दिया। रूस से अभी भी, रूस हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट वहीं से करते हैं अपना डिफेंस इक्विपमेंट। इसके अलावा बहुत ही गाढ़े समय में हमने रूस के तेल लिए हैं और हमारे माध्यम से तेल और जगह गया है। रूस को जब टोटल सैंक्शन लगा हुआ था बुरी तरह से, उस समय में रूस को काफी फायदा हुआ है भारत के सहयोग से। तो हमने रूस का साथ छोड़ा नहीं, लेकिन हाँ, हमने ये भी कहा कि बहुत सारे वेस्टर्न ऐसे एमुनिशंस हैं जो ज्यादा तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम है, अच्छे हैं, तो हम उनको भी खरीदेंगे और उनसे भी रिश्ते हम खराब नहीं करेंगे, पश्चिमी देशों से भी। ये एक कूटनीतिक शिफ्ट हुआ था, एक बदलाव आया था। लेकिन और जो एक लहर जैसी बनी थी कि मोदी और ट्रंप जो है वो बहुत ही अच्छी इनकी दोस्ती है जो हमारे बहुत गाढ़े समय में काम आएगी, ये तो एक मिथ साबित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रंप से संबंधित कई मिथ साबित हुए हैं और कई मिथ टूटे हैं इस समय। आप देखिए किस तरह से उन्होंने पनामा नहर को बोल दिया कि यह बाद से अमेरिका का कहलाएगा, और कनाडा को बोल रहे हैं कि वो हमारा अगला राज्य बन जाएगा, और ग्रीनलैंड को लेने की घोषणा। उसी तरह से रूस यूक्रेन वार को हम एक दिन में खत्म कर देंगे। तो अब बहुत सारे मिथ ट्रंप के टूट रहे हैं और उसमें ये भी मिथ था। हाँ, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ट्रंप जो है राष्ट्रपति के पहले एक व्यापारी हैं। ये पूरे विश्व को समझना पड़ेगा। दो बातें, एक तो ये और दूसरा ये कि उनका बड़बोलापन ऐसा है कि कब किधर वो शिफ्ट कर जाएं कुछ कहना मुश्किल है। तो अब उनके ऊपर निर्भरता सभी देशों की कम हो जाएगी और इससे नुकसान अमेरिका को ही होगा। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका आज टिका हुआ है सिर्फ अपने एक सबसे पावरफुल मिलिट्री स्ट्रेंथ के कारण। नहीं तो आज की तारीख में आप देखिए, अमेरिका ने लगभग पूरे विश्व को अपना दुश्मन बना लिया है। रूस और चीन तो उसके दुश्मन थे ही, उधर उसने पूरा यूरोप का साथ छोड़ दिया। पूरा यूरोपियन यूनियन अमेरिका से खफा हो गया है। तो अब अमेरिका के साथ है कौन? कोई बड़ा पावर, कोई बड़ा देश नहीं है अमेरिका के साथ, सिवाय कि इजराइल के। वो भी एक उस पॉकेट में ही इजराइल की मदद से उसको मदद मिलती है, बस। तो अमेरिका ने जिस तरह से तलखी बढ़ाई है विभिन्न देशों के प्रति, हर एक देश उससे नाराज है। कनाडा नाराज है कि उसको हड़पना चाहता है, डेनमार्क नाराज है कि ग्रीनलैंड लेना चाहता है, उधर पनामा नाराज है कि नहर को हथियाना चाहता है। तो अमेरिका धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स में आइसोलेट हो रहा है। और एक तरह से मैं तो यह कहूंगा कि ट्रंप जो है अपने इन नीतियों के कारण और इस तरह के रुख के कारण अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कमजोर कर रहे हैं, काफी कमजोर कर रहे हैं वो। और आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए जियोपॉलिटिक्स में अच्छे नहीं मुझे दिख रहे हैं। तो ये तो है कि अमेरिका अब विश्वास करने योग्य नहीं है, ये निश्चित है, विश्वास करने योग्य नहीं है। जी हाँ, ठीक है। पवन विजय जी विदेश मामलों की जानकार मेरे साथ हैं, वो ज़्यादा अच्छी जानकारी देंगे विदेश मामलों की।
पवन जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? हाँ, मैं बिल्कुल साहब साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं ये भविष्यवाणी कर पाने में शायद मैं समर्थ हूँ कि आने वाले 10 साल में अमेरिका की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। उसको जो बिडेन जैसे नेतृत्व या ट्रंप जैसे नेतृत्व जो उसको मिल रहे हैं, वो निहायत ही अमेरिका के जो हित हैं या जो अमेरिका के साथ जो मनुष्यता को लेकर के जो संकट उत्पन्न हो रहा है, तो ये दोनों के लिए वर्तमान जो नेतृत्व है वो सही नहीं है। आप देखिए कि जब अमेरिका में चुनाव हुए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में, तो एलन मस्क की जो भूमिका है वो प्रभावकारी हो गई, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद एलन मस्क का मोह भंग ट्रंप से हो गया। धीरे धीरे ट्रंप के ऐसे बयान आते गए जिससे उनके देश में ही उनका विरोध होने लगा। तमाम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर के जो उनके अपने विचार थे, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर के जो उनके अपने विचार थे, इतने मतलब उस टैक्स एंड टैरिफ को लेकर के जो उनके विचार थे, और ये विचार ना हमको उस सुल्तान की याद दिलाते हैं जो भारत में मध्यकाल में हुआ था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ट्रंप जो है अमेरिका के आधुनिक तुगलक है, ऐसा कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। धीरे धीरे अमेरिका के अंदर अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के अंदर जो लेफ्ट लॉबी है, जो हार्डकोर वामपंथी हैं, वो धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। वो एकेडमिक, फिल्म और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पर वो कब्जा करते जा रहे हैं। ट्रंप इन सब स्थितियों से उबारने के लिए अमेरिका में आए थे। जो वोक कल्चर है, जो अमेरिका का यूथ को खाया जा रहा है, उसको उबारने के लिए ट्रंप आए थे। लेकिन ट्रंप वही काम करने लगे जिसका विरोध करने के लिए जनता ने उनको चुना था। तो अमेरिका में इंटरनल अनरेस्ट तो है ही, और साथ में ही जो वो अपने जो उनके पड़ोसी हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, या मतलब जिसे भी साया जी कह रहे थे, तो बिल्कुल उनके देश को लेकर के जो ट्रंप के मन में जो विचार हैं, तो उससे विद्वेष फैलना स्वाभाविक है। यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं समझना, और भारत को लेकर के जो हम लोग ये सोचते थे कि अमेरिका में ट्रंप आ जाएंगे तो भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस पर मेरा अपना एक विचार है कि जब बराक ओबामा 26 जनवरी मुझे लगता है कि 2015 में भारत आए थे, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने बराक ओबामा के साथ मिल करके ज्वाइंट रेडियो टॉक किया था, मन की बात किया था, और उसमें उन्होंने बराक ओबामा को माय फ्रेंड बराक के तौर पर संबोधित किया था। तो लगा कि ओबामा और मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दो लोगों की दोस्ती को देख करके हम उन देशों के बीच में दोस्ती होने का भ्रम पाल लेते हैं, जबकि देशों के बीच का जो संबंध है वो पर्सनल इंटरेस्ट से, पर्सनल टॉक से कहीं अधिक होता है। नरेंद्र मोदी ये कोशिश करते हैं कि भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो किसी पर आक्रमण करने की नहीं है, वो सह अस्तित्व की है। हम अपने जब हम अपना दैनिक पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी हम लास्ट में एक वाक्य बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण केवल सह अस्तित्व के जरिए हो सकता है। सब लोग अपने मैक्सिमम इंटरेस्ट को फुलफिल करें, लेकिन दूसरे के इंटरेस्ट को डेंट ना करें। इस बेस पर अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी उसी नीति का पालन करते हुए अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, अरब देशों के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ भी वो बिना बताए, मतलब बिना औपचारिक जो कार्यक्रम होते हैं उसके बिना जो है नवाज शरीफ के घर पहुंच जाते हैं, वहां पर चौल भेंट करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये क्या है? ये बर्फ पिघलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। लगातार विदेशी दौरों के माध्यम से उन्होंने जो हमारे फॉरेन पॉलिसी है उसको मजबूत करने की कोशिश की, और उसी का नतीजा रहा कि जब भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया तो कोई देश इसके विरुद्ध कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सब लोगों ने कहा कि वो आपस दोनों का इंटरनल मसला है, वो अपना करेंगे। लेकिन ट्रंप चिढ़े किस बात से हैं? ट्रंप को पहली चीज तो उसको अपना बिजनेस देखना है। दूसरा यह है कि नरेंद्र मोदी ने जब अपना इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया तो उसमें ट्रंप का कहीं नाम नहीं। तो ट्रंप निहायत ही इगोइस्ट व्यक्ति है। उसको उसका जो ईगो है वो बहुत हाई है। इवन उसके क्रेडिट लेने के बहुत शौकीन है वो, बिल्कुल क्रेडिट लेने के बहुत शौकीन है मेरे साथ। तो उस चक्कर में उसने कहा कि अच्छा हमारा नाम नहीं लिया, अब हम बताते हैं। तो इमीडिएट उसके बाद आप देखिए ना कि IMF से उसको जो है लोन मिल गया,
और अब धीरे धीरे वो पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश में है, और ये जो है ना, उसने चीजों को अपने पर्सनल ईगो पर ले लिया। ठीक है, सुनील जी मेरे साथ है। सुनील जी, बहुत देर से मैं देख रहा था मुस्कुरा रहे थे। सुनील जी, आप बताएं क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ट्रंप साहब खिसिया रहे हैं और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ भारत को लेकर नहीं, जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया विश्व के अनेक देशों को लेकर है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए हित में तो नहीं है। और खास तौर पे अगर हम बात करें, हम पाकिस्तान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसको जितना भी पैसा मिल जाए, उसके जो नीड है ना, उसको नीड और ग्रीड, ये दोनों ही उसकी बहुत बड़ी है। तो न तो नीड खत्म होने वाली है, न तो ग्रीड खत्म होने वाली है। और हथियार कितना भी वो खरीद ले, हम कब कहते हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान का कोई एरिया, और हमारे जो एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं, उन लोगों का भी स्टेटमेंट आया था, सेना प्रमुख के भी स्टेटमेंट आए थे कि पाकिस्तान का कोई भी एरिया हमसे दूर नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम अपने आप को मजबूत करेंगे और विश्व पटल पर पाकिस्तान की जो असलियत है उसको लाने की कोशिश करेंगे, और आने वाले समय में उसकी सच्चाई सबके सामने रखेंगे। जी ठीक है। मेरे साथ पवन विजय जी हैं। पवन जी, एक बार फिर आगे पास लौटना चाहूंगा। एक सवाल मेरे जहन में फिर से आ रहा था, जिस तरीके से डेलीगेशन जो हमारे देश से भेजे जा रहे हैं तमाम जगहों पर, तमाम देशों में, ये जो डेलीगेशन है, कहीं ना कहीं ये डेलीगेशन भी इस चीज़ पर बहुत काम करेगी, क्योंकि जो तमाम देशों में पहुंच करके ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरीके का देश है, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कितना ज़्यादा पनपते हैं और हम किस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा इस IMF पर, वर्ल्ड बैंक पर, तमाम इंटरनेशनल प्रेशर बनाने में कुछ काम आएंगे? जी बिल्कुल काम आएंगे। इसके दो लक्ष्य हैं। एक तो ये दिखाना है कि जो हमारे इंटरनल यूनिटी है, हमारे जो इंटेग्रिटी है, हमारा सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने देश की सुरक्षा के मामले पर एक स्वर में बोलता है। तो जो डेलीगेशन है, तो उसमें सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, हर दल पार्टी पक्ष के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व उसमें है। तो पहला जो संदेश है वो ये जाएगा कि भारत अपनी सुरक्षा के मामलों को लेकर अनेक मतों में नहीं, बल्कि एक मत है कि हमारी सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारी संप्रभुता से, हमारी सॉवरेनिटी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर आप देखें तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई ऐसी घटना होती है तो उसके अलग अलग देशों के जो विदेश मंत्रालय हैं, तो वो अलग अलग उसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो उस एक्सप्लेनेशन में जो भारतीय पक्ष है उसकी मजबूती के लिए ये डेलीगेशन भेजा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन सब से मिल करके और अपने तरीके से जो हमारा पक्ष है, जो हम चाहते हैं, जो हमने सोचा है, जो हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, जो हम पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, विश्व की शांति के बारे में सोचते हैं, तो उसके बारे में ये बहुत जरूरी था कि हमारा डेलीगेशन उन लोगों को जाए जो तटस्थ बैठे हुए हैं, जो ये देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ अनरेस्ट हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो पाकिस्तान की है, तो इसको बताने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं। और जो दूसरा लक्ष्य है वो ये है कि इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा कोई केस हो, ऐसा कोई मतलब मान लो छोटा मोटा वार हो या कुछ और भी घटनाएं भारत तरफ से कोई रिस्पॉन्ड किया जाए, तो वो देश फिर कहने के अधिकारी नहीं रहेंगे कि भाई ये क्या है, वी हैव इन्फॉर्म्ड यू। हमारे पास कहने को ये होगा कि हमने आपको प्रायर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपको दी और आप लोगों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की, तो इस वजह से हमको ये कार्रवाई करनी पड़ी। और जो तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी जो पॉलिसी है वो सबको साथ में लेकर के चलने की है। और जो विश्व की शक्तियां हैं उनसे हम बैलेंस बना करके चलते रहे, चाहे वो जो नाम मूवमेंट हो, नॉन अलाइंड मूवमेंट हो, गुट निरपेक्षता का जो मूवमेंट हो, या हमने लुक ईस्ट की जो नीति अपनाई थी, आसियान कंट्रीज को बना करके हमने दक्षेस बनाया, यानी सार्क कंट्रीज बनाई। तो ये सब इन सब में हमारा जो है, हमारी जो विदेश नीति है वो किसी पार्टी के आने से, किसी पार्टी के बदलने से कोई उसमें खास बदलाव नहीं आता है, और ना आना ही चाहिए, क्योंकि जो विदेश नीति होती है वो अपने एक पैटर्न में चलती है। हमारे जो दोस्त हैं वो एक दिन में नहीं बनते हैं, हमारे जो दुश्मन हैं
वो एक दिन में नहीं बदलते हैं। पाकिस्तान 1947 से हमारा दुश्मन बना हुआ है, बदला नहीं है। चाइना हमारा दुश्मन बना हुआ है, बदला नहीं है। तो जो विदेश नीति है वो कोई भी पार्टी की सरकार आए, कोई भी पक्ष की सरकार आए, तो विदेश नीति में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। हमारा शुरू से ये मानना रहा कि हमारे जो वैदेशिक संबंध है वो बेहतर होने चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन था, उनकी यात्राओं का भी यही विजन था कि जो वैदेशिक संबंध है वो बेहतर हो। जो हमसे कमजोर देश हैं उनकी सुरक्षा हम बड़े भाई होने के नाते करें। आप देखिए ना, मालदीव ने हमारे लिए क्या क्या नहीं कहा, लेकिन हमने 50 मिलियन की सहायता जो है वो मालदीव को की, हमने श्रीलंका को की, इवन हमने टर्की में जब भूकंप आया तो वहां पर भी हम बिल्कुल पहुंचे। ऑपरेशन दोस्त चला दिया था हमने। हाँ, भारत का अपना जो है सामर्थ्य है, इस सहायता के माध्यम से वो बताना चाहता है कि हम अपने में आत्मनिर्भर हैं, हमको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। हाँ, हम पर किसी ने आंखें डाली, अगर हम पर किसी ने आंखें तरेरी, तो हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। ठीक है। आलोक साय जी मेरे साथ लगातार रिटायर विंग कमांडर बने हुए। आलोक जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कि ये जो डेलीगेशन गया है ये किस तरीके से काम करेगा और इसका असर पाकिस्तान पर कितना ज्यादा पड़ेगा? देखिए, ये डेलीगेशन जो ऑल पार्टी गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना और अपने देश के पक्ष में और पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं उसको एक्सपोज करना। ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है विश्व राजनीति में, क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन से ही राजनीति निर्धारित होती है किसी भी देश की। तो इसीलिए आप देखिएगा कि न सिर्फ हम ये डेलीगेशन हमारे सिर्फ सरकारी रिप्रेजेंटेटिव से ही नहीं मिल रहे हैं, ये सिविल ऑर्गेनाइजेशन से भी इनके मीटिंग्स रखवाए गए हैं, ताकि वहाँ के जो थिंक टैंक्स है, वहाँ के जो थिंक टैंक्स के लोग हैं, उन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। और देखिए, ये हमारे लिए खतरा नहीं है, ये तो विश्व के सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग दे रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है। अब देखिए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिस समय ये झड़प चल रही थी उसी समय IMF से लोन लिया उसने कि हम बहुत गरीबी हालत में है और हमको सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए, और तुरंत 14 करोड़ रुपया अजहर मसूद को देता है। सरकारी घोषणा होती है कि जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई के लिए मैं 14 करोड़ रुपए दे रहा हूं। उस अजहर मसूद को जिसको यूनाइटेड नेशंस ने टॉप क्लास टेररिस्ट के लिस्ट में डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये वर्ल्ड बॉडी जो है, ये वर्ल्ड बैंक या IMF, क्या इतनी बेवकूफ है? इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जो देश पैसा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, वो 14 करोड़ एक ऐसे टॉप डिक्लेयर्ड टेररिस्ट को दे रहा है। तो अब लेकिन इसके पीछे ये साफ है कि पब्लिक ओपिनियन तो खैर वो जो फेंस सीटर्स हैं, जो इस तरह के देश हैं, उसमें थोड़ी हमें सहायता मिलेगी, लेकिन ये जो अमेरिका, चीन और इस तरह के जो ऑलरेडी बायस्ड कंट्रीज हैं, जिनके हित वहां बुरी तरह से हैं और जिनके काले हितों को साधने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तो हर तरह से पाकिस्तान को सहायता दिलाने की कोशिश करेंगे ही। अब आप देखिए, ये सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक ही नहीं, $4.9 बिलियन डिफरेंट जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उससे भी मांग की हुई है पाकिस्तान ने। कई इंटरनेशनल बैंक से उसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, टोटल $4.9 बिलियन। और ये वर्ल्ड बैंक वाला जो है वो भी $20 बिलियन का है अगले 10 साल के लिए। वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में वो रिलीज करते हैं। कहीं ना कहीं अब इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग होगी आलोक जी, और उसके बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान की नकेल किस तरीके से कसनी है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सही मेहमानों का धन्यवाद। तो आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ